नमस्कार। आज हम लोगों के बीच भाजपा के विधायक हैं। वैसे तो विधायक दिल्ली में 70 हैं, लेकिन यह उनमें से कुछ अलग हैं। यह रोटी बैंक भी चलाते हैं, स्वेटर बैंक भी चलाते हैं, गौरैया चिड़िया के लिए घोंसला भी जगह जगह लगाते हैं, यमुना पर भी काम करते हैं। आप करते क्या हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी फैशन होते हैं वो मैं सब करता हूँ। मैं वो सब काम करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। उस टेबल पर विधानसभा सेवक लिखा होता है, आप खड़े होकर लोगों से बात करते हैं? नहीं, ये तो कुर्सी पर बैठा है और हम खड़े हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनको कुर्सी पर बिठा देता हूँ। पब्लिक का सम्मान तो यही है ना जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके रोटी बैंक की प्रशंसा की थी, और उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। प्रतिदिन बच्चे प्रेयर से पहले वहाँ ड्रॉप बॉक्स में जो रोटी घर से लाते हैं वो पैकेट डालते हैं। मैं ईश्वर पर भरोसा करते हुए कह रहा हूँ कि अगर आपके थैले में रोटी है तो उसको खाने वाला आपको जरूर नजर आ जाएगा। स्वेटर बैंक, आपके पास दस्ताने हैं, आपके पास जुराबे हैं, आपके पास मफलर्स हैं, आपके पास टोपी है या फिर स्वेटर्स हैं। फिर हम उसको धो के अच्छी तरह से उसको साइज वाइज पैक करते हैं। ये लेडीज है, ये जेंट्स है, और जहाँ भी जरूरतमंद नजर आता है उस तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कब तक दिल्ली में सड़क पे गऊएं घूमती रही? दो प्रकार की गऊएं सड़क पे हैं। एक तो जिनका कोई वली वारस नहीं है, एक वो गऊएं भी सड़क पे हैं जिनका वली वारस है, लेकिन वो सड़क पर छोड़ देते हैं। उन लोगों के प्रति शक्ति का भाव सरकार को अपनाना पड़ेगा। इस चुनाव के पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे। कोई ऐसी बात जो दिल को छू गई हो? मैं चुनाव में गया तो एक अम्मा मेरे को पहचानती नहीं थी कि मैं, तो उन्होंने दूर से मेरे को देखा, लेकिन वो मेरे को जानती, कह रही नहीं वोट मैं तेरे को नहीं दूंगी, मैं वोट राजकुमार भाटिया को दूंगी, वो बहुत अच्छा लड़का है जी। यमुना के प्रति आपका लगाव बरसों से मैं देख रहा हूँ। यमुना को नजदीक जाके कितने लोगों ने देखा, यमुना की पीड़ा को किसने समझा, यमुना के किनारे पैदल कौन चला, चाहे वो 10 ही कदम चला। मैंने तो 4 बारी यमुना को पैदल चला। सबको समझना होगा कि दिल्ली और यमुना के बीच में जो संबंध है वो ऑक्सीजन का संबंध है। हाँ, यह वही राजकुमार भाटिया हैं जो आदर्श नगर से भाजपा के विधायक हैं। वैसे तो विधायक दिल्ली में 70 हैं, लेकिन यह उनमें से कुछ अलग हैं। यह रोटी बैंक भी चलाते हैं, स्वेटर बैंक भी चलाते हैं, गौरैया चिड़िया के लिए घोंसला भी जगह जगह लगाते हैं, यमुना पर भी काम करते हैं। वैसे इनकी अभी भी विधायक होने के बाद अभी भी इनकी पहचान सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में रही है। यह व्यापार भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तमाम काम लेकर चलते हैं। और इस बीच राजनीति के लिए कैसे यह अपनी जगह बनाए, परिवार को कितना अपना समय देते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजनीति पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है? आप सामाजिक कार्यों में, चूँकि सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ मैं देखता हूं कि सुबह से लोगों की भीड़ लगी रहती है, कभी स्कूटी पर जाते हुए मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया के जरिए, कभी ई रिक्शा वालों के साथ जाते हुए देखा है, कभी सड़क पर किसी बुढ़िया से बात करते हुए देखा है, कभी सड़क पर छोला भटूरा, छोले कुलचे खाते हुए देखा है। आप करते क्या हैं? देखिए, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और मूल रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी फैशन होते हैं वो मैं सब करता हूँ, जितने भी शौक़ होते हैं मैं सब करता हूँ जी। कभी अपनी चद्दर से बाहर पांव पसारने की कोशिश नहीं करी, और जो साधन तुरंत उपलब्ध रहता है मैं उसका सदुपयोग करता हूँ। चाहे वो मेरे निजी जीवन में हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे मेरे सामाजिक जीवन में हो, या फिर मेरे राजनीतिक जीवन में हो, मैं वो सब काम करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि सदैव से रही है। यूँ कह लीजिए डीएनए में रही होगी। पिताजी माताजी ने यही सिखाया कि अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, लेकिन समाज के साथ कदम ताल करते हुए चलना, और आपके कारण से किसी एक जीवन में भी परिवर्तन आए तो जीवन की सार्थकता तब शुरू होती है। बस इतना सा शौक़ है। रही बात स्कूटी पर चलने की, ई रिक्शा पे चलने की, छोले भटूरे खाने की, ये तो एक आम इंसान करता है और मैं आम इंसान हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि विधायक भी आम ही इंसान होता है, बशर्ते
कि वो आम इंसानों जैसा आचरण और व्यवहार करता रहे, तो मुझे लगता है कि सभी विधायक, मेरे समेत सभी विधायक, निजी जिंदगी में एक आम व्यक्ति होते हैं और उन्हें वो सब काम करते रहने पड़ते हैं जो वो करते आए हैं। नहीं नहीं, लेकिन हम तो देखें कि विधायक होने के बावजूद बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है। अभी भी आपकी वही पुरानी गाड़ी है और उसी तरीके से आप सुबह आज़ादपुर मंडी में भी चले जाते हैं। सुबह हमको लगता है 5-6 बजे तक आपका काम रहता है आज़ादपुर मंडी में, वहाँ भी पहुँचते हैं। आज़ादपुर मंडी मेरी कर्म भूमि है, वहीं से मेरी जो इनकमिंग है, फैमिली इनकमिंग है, वहीं से आती है, वहीं से कारोबार चलता है। मेरे बड़े भाई साहब 9-9:30 बजे अपने काम को पूरा संभाल लेते हैं, उससे पहले मेरे को रहना ही है। और ये मेरी आज से नहीं, पिछले 42 सालों से यही दिनचर्या है। मैं सुबह से लेकर रात तक भी आज़ादपुर मंडी में रुकता रहा। अब धीरे धीरे राजनीतिक जीवन में आए हैं तो समय कुछ कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पर वही है। मेरे जीवन की जो जीविका उपार्जन है वहीं से होता है। एक सचल दस्ता टाइप में आप स्वचालित एक तरीके से ऑफिस बनाए हैं, विधानसभा सेवक। चूंकि हम इस आपके फेसबुक से देखे हैं कि उस पर, उस टेबल पर विधानसभा सेवक लिखा होता है, आप खड़े होकर लोगों से बात करते हैं। एक उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। प्रतिदिन जो लोग आते हैं, मेरी कमिटमेंट है। जब मैं चुनाव के दौरान लोगों के पास जा रहा था तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको डोर स्टेप डिलीवरी देंगे। तो 2 काम हमने किए। 3 दिन तो मैं अपने ऑफिस में रुकता हूँ और ऑफिस प्रातः 8:30 बजे खुल जाता है। मैं रहूँ या ना रहूँ, स्टाफ वहाँ पर रहता है, मेरे कार्यकर्ता ही मेरा सारा काम देखते हैं। तो वहाँ पे पब्लिक डीलिंग के लिए लोग हैं और फिर जब लोग आते हैं तो सबकी इच्छा रहती है कि सीधा मुझ तक बात बताएं। तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि जब कोई आया है तो मैं बैठ के उनकी बात सुनूंगा तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये तो कुर्सी पर बैठा है और हम खड़े हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनको कुर्सी पर बिठा देता हूँ। पब्लिक का सम्मान तो यही है ना जी। और 3 दिन मैंने, मेरी एक गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर जो मेरे पास लंबे समय से है, तो उसको मैंने एमएलए ऑन व्हील्स में परिवर्तित कर दिया। मैं या मेरा कोई मंडल अध्यक्ष साथी प्रतिदिन उस गाड़ी को लेके अलग अलग एरिया में निकलते हैं। मैं रहता हूँ तो उसमें मोहर और सिग्नेचर साथ रहते हैं, मैं खुद करके देता हूँ। और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एवरी सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट जी। किसी भी स्कीम के बारे में कोई फॉर्म भरवाना है, कोई अटेस्टेशन कराना है, वो मैं घर जाके करता हूँ। और जिसे मैं सोचता हूँ लोगों को सहूलत मिलती है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एरिया भी हैं जहाँ लोगों के पास 10-20 रुपये ई रिक्शा के खर्चने का भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बुजुर्ग माता, कोई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी 20 रुपये खर्च के मेरे ऑफिस में आए और फिर मोहर लगवाने के लिए इंतज़ार करें। मतलब उनके दरवाजे पर जाकर। हाँ। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हो रहा है, लेकिन मेरा प्रयास है कि इसको 70-80% तक मैं पूरा करूँगा। और एमएलए ऑन व्हील्स मेरी गाड़ी अच्छी खासी लोगों को पसंद आ रही है। नहीं नहीं, ये हम देखे थे और ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नियम बना दिया है कि उनको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। केवल फ़ोन करें, मैं या मेरी टीम का सदस्य घर जाकर उनका काम करेगा। ये हमारी कमिटमेंट है, मेरा संकल्प है कि इसको पूरा करना ही है। अच्छा, एक बार हम किसी से सुने थे, पीछे चल रहे हैं आपके व्यापार के तरफ, कि कोई आपके मुंशी हैं जिनका बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ था, आपके पिताजी के ज़माने से हैं, और वह एक तरह से आपके घर के भी मुख्तियार हैं, मालिक हैं जी। उनके बारे में, क्योंकि जिसने हमको बताया उसके आंखों में मैंने आंसू देखे थे और मुझे बहुत ही गजब लगा कि एक आदमी इस तरीके से, मतलब इस समाज में तो हम बहुत कम देखते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो उनको किस तरीके से आप लोग रखे और वो अभी भी हैं। देखिए, एक शब्द है मानव संपदा जी। वो सबके पास नहीं होती जी। मेरे को विरासत में मानव संपदा मिली। मेरे पिताजी के समय से, मेरी माताजी के समय से जो जो उनके रिश्तेदार थे, नातेदार थे, सगे संबंधी थे या उनके कमाए हुए लोग थे, वो मेरे लिए संपदा के तौर पे हैं। उन्हें कुछ भी होगा, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहेंगे, उनकी संभाल करना, उनकी देखरेख करना मेरी जिम्मेवारी है। और जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, वो हमारे परिवार के ही सदस्य थे जी। मेरे पिताजी 1958 में दिल्ली आए थे
और वो लगभग 1965 से उनके साथ थे। तो उनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे से डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो बहुत सारी हड्डियां टूट गई हैं और आप इनको इनके घर भेज दो, ये बचेंगे नहीं। तो मैंने कहा जो मैं अपने पिता के लिए कर सकता हूँ वो इनके लिए भी करूँगा जी सर। तो वो अब ठीक है, वो अपने घर में, आज ही सुबह उनसे बात भी हुई थी जी। तो उस मानव संपदा को संभालना, हम अपने पिता की दी हुई सारी दौलत को संभाल के रखते हैं, मकान को संभाल के रखते हैं, उनकी रजिस्ट्रियां संभाल के रखते हैं, पॉलिसीज संभाल के रखते हैं, तो जो व्यक्ति वो देखे गए हैं उसकी भी संभाल करना अपनी जिम्मेवारी है जी साहब। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब आदमी अंतिम सांस ले रहा हो, बीमारी से जूझ रहा हो, तो लोग उसको अपने घर परिवार के लोगों को जहाँ इलाज कराने से सोचते हैं कि अब क्या इनका इलाज कराया जाए, अब तो ये किसी काम के नहीं हैं। वैसी स्थिति में आप एक बाहर के व्यक्ति को इस तरह से किए, यह मतलब खुद नहीं देखिए, भावुक करने वाली बात देखिए बाहर और अंदर कुछ नहीं है। हम सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं, हाँ, ठीक है, फिर समाज के लोगों को देखते हैं, समाज के बाद एक राष्ट्र बनता है, राष्ट्र के बाद एक दुनिया बनती है, दुनिया के बाद सृष्टि बनती है, समष्टि बनती है। तो परिवार तो बढ़ता चला जाएगा। बाहर और अंदर क्या है, इसमें बस एक ही कंटेंट, एक ही एसेंस जो सदैव जीवित रहना चाहिए, वो है मानव संवेदनाएं। वो किसी के प्रति हो, वो जीवित रहनी चाहिए। बस बस बस, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसी मानव संवेदना का एक तरीके से यह पूरी धारा है आपके साथ जुड़ी हुई। मानव संवेदना की बात कर रहे हैं, रोटी बैंक उसी मानव संवेदना से निकली है, स्वेटर बैंक उसी मानव संवेदना की बात है। और मानव संवेदना से आगे चल के बात है पक्षियों के लिए घोंसला बनाना। वो तो पशु पक्षी कहते हैं ना, तो पक्षियों के प्रति भी यह संवेदना आपकी कायम है। आपका रोटी बैंक कैसा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, एक तो रोटी बैंक मेरा नहीं है, रोटी बैंक उन सब लोगों का है जो उसमें प्रतिदिन भोजन का सहयोग करते हैं। रोटी बैंक उन वॉलेंटियर्स का है जो 60 वॉलेंटियर प्रतिदिन हैव और हैव नॉट के बीच में जो ब्रिज का काम है, जो सेतु का काम है, वो करते हैं। यानी कि जिसके पास है उससे लेकर जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। रोटी बैंक उनका है। रोटी बैंक उनका है जो बच्चे स्कूल से अपने प्रतिदिन के खाने के लंच बॉक्स के साथ एक पैकेट एक्स्ट्रा लाते हैं, ये रोटी बैंक उनका है। रोटी बैंक उन पेरेंट्स का है जो अपने बच्चे, अपने लाडले के लिए एक परांठा बनाते समय एक उस अनजान व्यक्ति के लिए एक भोजन का पैकेट बना के जाते हैं, जिसकी उन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी है, कभी सूरत नहीं देखी है, ना वो जानते हैं कि इस रोटी को कौन का। ये रोटी बैंक उनका है। राजकुमार भाटिया तो मात्र एक उसमें छोटा सा मोहरा है, छोटे सैनिक की तरह काम करता है। रोटी बैंक की एक बड़ी टीम, मेरे जो साथी लोग हैं वही काम कर रहे हैं, और हम लोग पिछले 10 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे जो स्कूल पार्टनर थे, यानी कि स्कूल्स हैं, 13 स्कूल्स हैं, प्रतिदिन बच्चे प्रेयर से पहले जैसे स्कूल असेंबली में वो पहुंचते हैं, वहाँ ड्रॉप बॉक्स में जो रोटी घर से लाते हैं वो पैकेट डालते हैं, अपना पैकेट लंच का वो अलग रख लेते हैं। और आज की तारीख में भी कम से कम भी 3500 से 4000 पैकेट प्रतिदिन, और किसी दिन 8000 पैकेट तक अच्छा खाना बच्चे लाते हैं। 13 स्कूल्स के बच्चे हैं, किसी ने वीकली ट्वाइस रखा हुआ है, किसी ने साप्ताहिक मोड रखा हुआ है, किसी ने क्लास वाइज रखा हुआ है, लेकिन प्रतिदिन हम सब लोगों का रूटीन है कि इन 8000 पैकेट्स को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको उनकी ज़रूरत है, जो भूख से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कूड़ा बीनने वाला बच्चा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर हो, या हॉस्पिटल्स के बाहर पुअर पेशेंट के अटेंडेंट हो, उन तक खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी ईश्वर ने हमें ड्यूटी असाइन कर रखी है। तो इसलिए रोटी बैंक मेरा नहीं है, रोटी बैंक उन 8000 लोगों का है जो प्रतिदिन उसमें सहयोग कर रहे हैं। रोटी बैंक उन 60 वॉलेंटियर्स का है जो प्रतिदिन उस रोटी को बांटने के जा रहे हैं। राजकुमार भाटिया रोटी बैंक नहीं है। अरे, मैं उसमें पूछना चाहता हूँ, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं और जिनको भूख लगी है, जिनको रोटी चाहिए, वो कैसे आपसे संपर्क करें, और जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वह कैसे सहयोग कर सकते हैं इस रोटी बैंक में? देखिए, नाम से, काम से, टेलीफोन नंबर और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग निरंतर हमारे से संपर्क करते हैं। किसी के घर में जन्मदिन है, किसी बुजुर्ग की बरसी है, कोई मांगलिक अवसर आ गया, तो लोग हमसे संपर्क करते हैं कि इस दिन हम आपको 200 पैकेट रोटी देना चाहते हैं।
मैं बहुत क्लियरली कह देता हूँ कि हम बचा हुआ खाना नहीं लेते हैं। जी। खाना बच गया जी, पार्टी थी, मेहमान कम आया, ऐसे अनेकों फ़ोन आते हैं। उसके लिए और संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। लेकिन हमारी संस्था केवल कुक्ड फूड लेती है, सिंगल पैकेट यूज़ लेती है, यानी कि एक पैकेट में 3 या 4 रोटी हो, सूखी सब्जी हो या अचार हो, या वो डिब्बी बंद राजमा चावल हो, या ऐसा कोई मतलब सिंगल यूज़ जो आ जाए, ताकि हम लोगों को बांट सकें। और रही बात जिनको भूख है वो कैसे संपर्क करें, तो उसके लिए तो ईश्वर ने 2 आँखें सबको दी हैं जी। उन आँखों से देखना होगा। भूख जुगनू की भांति चमकती है, बस आपको देखने वाली आँखें चाहिए जी, जो अंधेरे में भी देख सकें, जो उजाले में भी देख सकें, जो सुबह भी देख सकें, जो रात भी देख सकें। और तो और मैं तो ये मानता हूँ कि वातावरण में कुछ तरंगें होती हैं, वो तरंगें आप तक पहुँचती हैं कि फलानी जगह पर एक व्यक्ति, आप गुजरते गुजरते उसकी तरफ आँख मिलती है तो आपको पता चल जाता है कि उसको भोजन की ज़रूरत है जी। क्या बात। तो वो जो संवेदनाएं हैं उसको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है जी साहब। भूखा तो नज़र आ जाएगा, लेकिन आप उस भूखे व्यक्ति को दीन मत समझिए, वत्सल भाव से उस तक खाना पहुंचाने का काम करना। ज़रूरी नहीं है कि आप डिब्बा रख के रोटी बैंक खोलेंगे तभी रोटी बैंक होगा। आप गाड़ी में, स्कूटर में, स्कूटी में, जिसमें भी चलते हैं, आप पैदल भी चलते हैं, तो अपने झोले में 2 रोटी लपेट के डाल दीजिए। निश्चित रूप से मैं ईश्वर पर भरोसा करते हुए कह रहा हूँ कि अगर आपके थैले में रोटी है तो उसको खाने वाला आपको जरूर नजर आ जाएगा। बहुत सुंदर। लेकिन यह प्रेरणा आई कैसे, आखिर में यह दिमाग में आपको आया कैसे? बुजुर्गों से भी सुनते थे, माता पिता से भी सुनते थे कि हमारे पूर्वज ऐसा काम किया करते थे जी। छत पे चढ़ के देखा करते, तब तो कच्चे घर होते थे, छतों पर सोते थे, तो जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था उस घर से धुआं भी नहीं निकलता था। हाँ। तो जिस घर से धुआं नहीं निकलता था तो हमारे दादा परदादा लोग जो है समझ जाते थे कि इस घर में चूल्हा नहीं जला, तो अगले दिन उसके घर में राशन पहुंचता था। शायद मैं सोचता हूँ वही जो डीएनए है कहीं ना कहीं हम सब लोगों में है, कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक परंपराओं को हर कोई जिंदा रखना चाहता है। तो इसमें अच्छे और बुरे काम दोनों रहते हैं। हाँ, सही बात है। तो अच्छे काम की शायद सोच मेरे को माता पिता से मिली, और रोटी बैंक के शुरुआत होने में तो एक शुरू से जैसे ईश्वर कृपा होती है। वो जून 2015 का दिन था, तपती दोपहर थी, 11 साढ़े 11 का समय होगा। एक व्यक्ति पैसे काम मांगने आया मेरे से, तो मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल के उसे देना चाहे। काम में कई बार क्या होता है कि आपके पास लेबर है, स्टाफ है, तो आप काम नहीं दे सकते। तो उसने मेरी आंखों में ताक के बोला कि आप पैसे मत दीजिए, अगर आपका सहायता करनी है तो खाना खिला दीजिए। तो मुझे लगा कि खाना तो बड़ी ज़रूरत है जी। और किसी को खाना, तो उसको मैंने अपने घर से जो खाना आया हुआ था, मेरा 2 पैकेट जो नाश्ता के आए हुए थे, मैंने उसे पकड़ा दिया और सामने एक वेंडर था, उसको बोला कि इसको सब्जी दे दो जी। तो जब वो खाना खा रहा था तो मुझे लगा कि खाना अगर हम किसी को देते हैं तो उसे नकारात्मकता से बचा देते हैं। वो चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और उस व्यक्ति ने कितने सच्चे दिल से मुझे कहा कि खाना खिला दीजिए। अगर वो चाहता तो पैसे भी ले सकता था, लेकिन उसके खाना खाते खाते में अपने मन में एक विचार उसी दिन आ गया था कि इस काम को अपन करेंगे। और मित्रों से जब बात करी तो मित्र तुरंत राजी हो गए। 7 मित्र हम शुरू हुए तो पहले दिन अखबार में लिपट के आई, पॉलीथीन में आई, कैसे आई। तो फिर धीरे धीरे एक जैसे कहते हैं ईश्वरीय शक्ति कोई बीच में आती गई, और दिन प्रतिदिन हमारे सुधार होता गया। आज हम सिल्वर फॉइल में खाना लेते हैं, विदाउट कंटेमिनेशन खाना सर्व हो जाना, 7000 पैकेट हो जाना। तो ये अकेले राजकुमार भाटिया जीवन में नहीं कर सकता। हाँ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो अगर मैं 10 जन्म भी ले लूं तो इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर सकता। लेकिन उन सहस्त्र भुजाओं का, उन सहस्त्र देवताओं का मैं आभार व्यक्त करूं। देवता कौन? हमारे घर में हम सब कहते हैं कि देवता विराजित हो, देवता कृपा। देवता कौन है? जो देना जानता है वो देवता है जी, देवत। वही देवता है। तो ये देवत्व भाव हम सब में रहे, यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी हिंदू संस्कृति है कि जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचना। भगवान श्री कृष्ण भी तो सुदामा के साथ देवत्व भाव से हैं। तो मैं वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देवत्व भाव को हमें जागृत करना होगा। और मुझे तो ये जो 13 स्कूल्स के जो बच्चे हैं, या जो लोग अपने माता पिता की रिमेम्बरेंस में, दादा दादी की रिमेम्बरेंस में
खाना भेजते हैं, मेरे को तो इनमें सब में देवता नजर आते हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सही बात। विवेकानंद जी किया करते थे, वो सब यही लोग तो हैं। हाँ हाँ। और विवेकानंद जी ने बहुत वत्सल भाव से उस समय कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर हिंदू प्रजाति का एक भी व्यक्ति जीवित है तब तक भूख से कोई नहीं मरेगा जी। तो ऐसे लोगों के लिए ही बोला होगा उन्होंने। क्योंकि हम रोटी बैंक पर दोस्तों इसलिए ज़्यादा आपसे बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके रोटी बैंक की प्रशंसा की थी मन की बात में जी। तो इसलिए मुझे भी जिज्ञासा हुई कि इसके बारे में जाना जाए। स्वेटर बैंक के बारे में भी कुछ। स्वेटर बैंक भी हमारी, अगर हम अपने घर की अलमारी देखें, सामान्य आदमी अपने घर की अलमारी देखे तो फैशन की मार में, साइज की मार में या रंगों की कुलबुलाहट अलमारी में दबी पड़ी है, उसको बाहर निकालना होगा। आप 5 साल पहले का स्वेटर नहीं पहनते हैं। हाँ। या उसकी बारी नहीं आती है कई बारी तो जी। और आजकल तो इतना फैशन का जो दौर है उसमें सबको कुछ नया चाहिए। तो पुराने गर्म कपड़े हम सर्दी के दिनों में नवंबर के आखिर में ड्राइव शुरू करते हैं। आपके पास दस्ताने हैं, आपके पास जुराबे हैं, आपके पास मफलर्स हैं, आपके पास टोपी है या फिर स्वेटर्स हैं, वूलन्स का कोई भी कपड़ा आप हमारे तक पहुंचाइए। हम वो ड्राइव करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी बताते हैं, फिर हम उसको धो के अच्छी तरह से उसको साइज़ वाइज पैक करते हैं। ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, इसमें जुराब है, इसमें सब लिखते हैं और जहाँ भी ज़रूरतमंद नज़र आता है उस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पिछले 10 सालों में ये काम भी खूब चला। हाँ, और समाज सपोर्ट करता है। मैं तो समाज का आभारी हूँ। मतलब समाज में देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। मैं नीचे नैन करके बहुत विनम्र भाव से समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि समाज कितना सपोर्ट करता है। ये मेरे को इन पिछले 10 वर्षों में पता चला। लोग हमसे पूछते हैं स्वेटर बैंक कब शुरू हो जाएगा जी साहब, क्योंकि लोगों के पास तो ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। भले ही वो अलमारी खाली करने का प्रोसीजर हो, लेकिन देने का भाव तो आ रहा है, वो किसी के काम आए ये वाला भाव आ रहा है। तो मैं तो सोचता हूँ हमारी संस्कृति के माध्यम से ये जो देवत्व भाव है, इसी से ही समाज चल रहा है। कितने लोग होंगे जो स्वेटर खरीद भी नहीं पाते हैं। बहुत आपके तो मंडी में बहुत सारे लोग मंडी के अलावा भी, मंडी के अलावा भी, मंडी तो एक ऐसी जगह है जहां आप जितना काम करें। और मैं तो देखता हूँ कि समाज में अगर आपके पास आंख है देखने वाली तो निश्चित रूप से समाज में आज बहुत काम होने की जरूरत है। सरकारें अपना काम करेंगी, पॉलिटिकल लोग अपना काम करेंगे, लेकिन समाज को भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो बहुत सारे लोग जो हैं 2 BHK से 3 BHK, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में ही पूरा उनकी दुनिया है। लेकिन इस तरह यदि लोग एक दूसरे के प्रति भी संवेदनशील हो तो शायद ये कहा जाता है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूख से मरेगा नहीं। राजकुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गौरैया चिरई को राजकीय पक्षी घोषित किया था। हालांकि उस दिशा में बहुत काम नहीं हो पाया और शीला जी हम लोगों के बीच नहीं रही। कबूतर के तो लोग दाना डालने के लिए बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए, लेकिन गौरैया पक्षी दिल्ली से ख़त्म हो गई। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि पक्के मकान, कंक्रीट के मकान, रहने की जगह नहीं। आप उनके घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पहले मकानों की जो संरचना हुआ करती थी, जो आर्किटेक्चर हुआ करता था या जिस बनावट से मकान बनते थे, उसमें कहीं ना कहीं रोशनदान थे। आजकल AC पैक्ड मकान हो गए हैं तो रोशनदान की तो बात दूर। फिर बिजली के मीटर हुआ करते थे, लकड़ी के बक्से होते थे, उसमें चिड़िया कहीं ना कहीं घुस जाती थी, अंडा देती थी सारी। ये हमने बचपन में देखा। तब तो नहीं समझ थी तो अंडे को भी उठा लिया करते थे जी। तो बाद में पता चला ये तो बहुत बड़ा पाप करते हैं हम जी। मतलब बचपने में कुछ भी हो जाता है, लड़कपन में कुछ भी। लेकिन पिछले अगर 30 सालों को देखें, जब से ये मोबाइल आया या जब से और टावर्स लगने लगे, फ्रीक्वेंसी टावर लगे, चिड़ैया कहीं ना कहीं गुम हुई। चिड़ैया का रास्ता बंद हो गया, घोंसले बंद हो गए। नए मकानों में टीन के, अपना लोहे के, स्टील के मीटर्स बॉक्स लगने लगे, रोशनदान बंद हो गए।
छोटे छोटे आले होते थे घरों के, झूला लगता था, झूले के ऊपर बना लेते थे, पंखों की छत पे बना लेते थे जो ग्लास रहता था। तो मुझे लगा कि उसको स्थान नहीं है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। लोग अलग अलग कारण, वैज्ञानिक कारण भी देते होंगे, फ्रीक्वेंसी टावर लगे हैं, ये हुआ, सब चाहिए, लेकिन उसको भी तो जगह चाहिए ना, वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। तो हमने छोटा छोटा घोंसले बनाकर लोगों को प्रेरित किया। वो मैं फ्री नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है। कोशिश करता हूँ कि कुछ देने के बाद एक संभाल का भाव जागता है। हाँ। तो हम 200 का 250 का वो बनवाते हैं और 100 रुपये में दे देते हैं, 151 रुपये में दे देते हैं, ताकि देने वाले को लगे कि मैंने खरीदा है। जब खरीदता है तो उसे घर जाके टांगता भी है, और टांगता है तो फिर उसमें पक्षी बैठता भी है। फिर वो हमें फ़ोन करके बताता है कि आपने जो हमें घोंसला दिया था ना, उसमें इस बारी चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बहुत सुंदर। तो यही बड़ा भाव है, या बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि जहाँ एक और हम अपने मकान की दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, एक पक्षी के लिए बसेरा बन गया, एक पक्षी के लिए वो जो जिसको कहते हैं घोंसला बन गया, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। और पिछले 5-6 सालों में जब से हमने ये काम शुरू किया, तो मैं सोचता हूँ लगभग 2900 घोंसले हम लोगों को दे चुके हैं, और लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन करके कहा कि हमारे यहाँ चिड़िया बैठती है। बहुत सुंदर। और आपके आंगन में जाके चिड़िया बैठ जाए और सुबह उसकी चहचहाहट सुनने को मिल जाए, ये तो परम सौभाग्य की तो बात परम होती है। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोग अपनी घर द्वार को छोड़कर, गांव देहात को छोड़कर, कितने लोग गांवों से हजार किलोमीटर से यहाँ आके रहते हैं, तो उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है कि चाहे उनका घर भले छोटा हो, लेकिन एक छोटा सा घरौंदा बाहर भी स्थापित है जिसमें चिड़िया आती है। ये भाग्यशालियों घर की निशानी होती है। हम लोग तो गांव में देखते थे कि जिसके घर में गौरैया चिड़िया आती हो, और कागा माने कौआ आता हो, बिल्ली घर में बिल्ली का आना भी हम लोग अच्छा मानते थे। एक ज्वलंत मुद्दा है, आप इतना काम करते हैं दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर। हालांकि माफ़ करिएगा, आवारा कुत्ता कहूँगा तो बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाएंगे। आजकल डॉग लवर्स बोला जा रहा है, उसको लेकर एक आंदोलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आए। लोग मानते हैं कि मैं खुद उसका पीड़ित हूँ कि आवारा कुत्तों की वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं। रात को सड़क पे जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुत्ते झुंड में हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, तो वह चीज़ लोगों को दिखाई और सुनाई देती है। गौ माता न भौंकती है, न काटती हैं, न झुंड में रहती हैं। दिल्ली में क्या इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? मैं द्वारका से चलता हूँ, डाबरी मोड़ तक कम से कम 1000 गौएं सड़क के किनारे बैठी हैं। उनका पेट फूला है, खाने से पेट नहीं फूला है, पॉलीथीन खाने से पेट फूला है। और चूँकि आप लोग भाजपा के, आप विधायक हैं, भाजपा के लोग सनातन के प्रति, गौ गंगा के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए यह सहज भाव से मेरे अंदर सवाल आया कि कब तक दिल्ली में सड़क पे गौएं घूमती रहेंगी? देखिए, दिल्ली में गौ माता सड़क पे है, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कौन सी गौ माता सड़क पे है? ज़रूरत है कि सरकार के द्वारा सख्ती से नियमों का पालन करना, चाहे सरकार कोई भी हो। मैं पिछली सरकारों पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं वर्तमान पिछली सरकारों और आने वाली सरकारों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। 2 प्रकार की गौएं सड़क पे हैं, एक तो जिनका कोई वली वारस नहीं है, एक वो गौएं भी सड़क पे हैं जिनका वली वारस है, लेकिन वो सड़क पर छोड़ देते हैं। उन लोगों के प्रति सख्ती का भाव सरकार को अपनाना पड़ेगा। और जो जिनका वली वारस नहीं है, जिनकी सेवा करने के लिए कोई आश्रय नहीं है, उसके लिए गौशालाओं को लेके हमारी सरकार बहुत गहन काम कर रही है। और निश्चित रूप में 1 साल के अंदर अंदर गैर वारिस गौ माता है वो गौशालाओं में स्थापित हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है सरकार के कामों को देखते हुए। लेकिन इसके साथ साथ मैं MCD के जो कर्मचारी गाय को पकड़ने जाते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, मैं चाहूँगा कि उनको नेविगेटर कैमरे से सुरक्षित किया जाए। जब वो गऊ पकड़ने जाएं तो उनके यहाँ नेविगेटर कैमरा लगा होना चाहिए, क्योंकि जो
जो वारिस गऊ वाले हैं, जो गाय का दूध तो खुद निकालते हैं लेकिन सड़क पे छोड़ देते हैं। हाँ, जब दूध वो- देना बंद करती है तो हाँ, सड़क पे छोड़ देते नहीं हैं। नहीं, प्रतिदिन का काम है। अच्छा। दूध के समय वो ले जाते हैं हाँकते हुए, मोटरसाइकिल पे आएंगे, रस्सी घुमाएंगे। हम्म, तो जब वो गौ माता को पकड़ने के लिए जाते हैं, एमसीडी म्यूनसिपैलिटी किसी भी शहर में हो, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन पे हमला होता है जी। वो गाय वाले जो मालिक हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं, या तो वो उनसे मिल जाए। एक स्थिति यह है कि वो मिल जाए, उनका कोई ऐसा तालमेल हो जाए कि उनकी गऊ को ना पकड़े। दूसरा यह कि फिर उसको मारते हैं। तो ऐसे लोग जो गऊ को भगा कर ले जाते हैं, जो गऊ को पकड़ने जाने वालों पर हमला करते हैं, उन पे एक बड़ा गहन अपराध लगाकर उन्हें जेल होनी चाहिए, उन पे साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब इन कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के यहाँ नेविगेटर कैमरा लगा होगा, उसकी फोटो आ जाए, क्योंकि सबूत के अभाव में 500 रुपये जुर्माना दे के छूट जाते हैं। झगड़ा किया, मारा, पशु को खदेड़ दिया। लेकिन आप सोचिए कि जब गौ माता भागती है और उस पकड़ने वाले पे अगर टांग रखते तो या तो उसकी जान को खतरा है, या गौ माता सिंह मार दे, जीवन पर्यंत वो विकलांग हो सकता है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है। सड़क पे घूमती है तो एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट भी होता है। और रही सरकार की बात, सरकार अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और मैं एकदम से तो कुछ दावा नहीं कर सकता, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर पर्याप्त गौशालाओं के माध्यम से गोवंश जो है वो सड़कों से हटेगा। यह चूँकि बहुत हम सकारात्मक चीज़ों पे ही बातचीत कर रहे हैं। आप इस चुनाव के पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे। दूसरी बार आप चुनाव लड़े और जीते भी। चुनाव के दरमियान आपको कोई ऐसी बात जो दिल को छू गई हो, यादाश्त में परमानेंट बनी रहेगी, वो उस पर कुछ टिप्पणी? देखिए, मेरे दिमाग पर 52,000 प्रिंट हैं इस समय, क्योंकि 52,000 मत मिले हैं। पहले तो कहते थे कि अंगूठा दबेगा तो जहाँ निशान आएगा। तो जिन लोगों ने भी 52,000 लोगों ने मुझ पे विश्वास जतलाया है, वो मेरे दिमाग पे प्रिंट है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, विधायक बन गए। तो 52,000 मत अगर मिले हैं और 1,72,000 मत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो मैं सोचता हूँ लगभग 3.5 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो उनके ही सारे काम हो जाएं, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा घटनाक्रम है जी। इसको मैंने दिमाग में बिठा रखा है। वो तो ठीक है, वो तो सही है कि आपके सारे मतदाता जो वोट दिए हैं, वो जो नहीं दिए हैं, वो सबका प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान कोई तो ऐसी घटना घटी होगी। नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको भावुक करती हैं। जैसे मैं चुनाव में गया तो एक अम्मा मेरे को पहचानती नहीं थी, कि मैं शक्ल से मेरे को नहीं जानती थी, या उसे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैंने कहा, माता जी वोट मुझे देना जी। तो उन्होंने दूर से मेरे को देखा, लेकिन वो मेरे को जानती, कह रही नहीं, वोट मैं तेरे को नहीं दूंगी, मैं वोट राजकुमार भाटिया को दूंगी, वो बहुत अच्छा लड़का है जी। अच्छा, मिली नहीं है, वो मेरे को पहचान नहीं रही है। लेकिन उसे लगा कि किसी दल का आदमी आ गया, कि वोट मैं वो राजू भाटिया को दूंगी जी, वो बहुत अच्छा लड़का है जी। तो मैंने कहा, माता जी आप उसे जानते हो? कह रहे नहीं, वो काम बहुत अच्छे करता है जी। तो लोगों का ये वाला भाव जो है, आपके जीवन के सबसे भावुक क्षण होते हैं जी, कि लोग आपको आपके काम के नाम से जान रहे हैं, नाम से जान रहे हैं। ये बहुत पर्याप्त है। छोटे बच्चे मिलते थे, अंकल ये हो जाएगा, बड़े विश्वास के साथ। और मेरे यहाँ तो आज़ादपुर मंडी है, जहांगीरपुरी एरिया है, वो सब लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं। उनकी आंखों में जो चमक देखी, वो मेरे को लगता है कि मेरे जीवन की यादगार क्षण है जी, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं अभी भी, कभी काम की स्पीड के हिसाब से जब देखते हैं कि ये काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य स्पष्ट है जी। मैं उन भावुक पलों को साथ लेके चल रहा हूँ, और निश्चित रूप से अपने ऊपर विश्वास करके कहता हूँ, अपनी पार्टी के नेतृत्व पे, अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री के कामों को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं ही नहीं, दिल्ली के हमारे 48 के 48 विधायक जो हैं, इन भावुक क्षणों को याद रखते हुए जनता के साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। आप यमुना के तट पर कई बार गए हैं, वह भी फोटो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। दिल्ली में मात्र 23 किलोमीटर यमुना जी बहती हैं। देश की
टॉप ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में बैठते हैं, सरकार भी दिल्ली में है। यमुना के प्रति आपका लगाव बरसों से मैं देख रहा हूँ, और आप चुनाव जीते थे तब भी कोई पोस्ट आप किए थे, यह मुझे शब्दशः नहीं याद है, लेकिन यमुना जी को लेकर एक पोस्ट आप चुनाव जीतने के बाद भी किए थे। क्या कहेंगे यमुना जी के बारे में? देखिए, जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन हमारे कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दिया, तो मैंने यमुना की अविरल प्रवाह के लिए संकल्प लिया था। लोग तो चुनाव जीतने के लिए संकल्प लेते हैं, मैंने यमुना मैया के प्रति अपना संकल्प लिया था, और जीतने की रात के तुरंत बाद सुबह में 5:30 बजे यमुना पे था, वासुदेव घाट पे। ये मेरी यमुना के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, आस्था है, और मेरी नहीं, मेरे जैसे लाखों दिल्ली वासियों की आस्था का केंद्र यमुना में है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि यमुना को देखा है, तो कहेंगे हाँ, मेट्रो से जब जा रहे थे तो यमुना दिखी थी, बस से जब चल रहे थे यमुना के पुल से यमुना दिखी। यमुना को नज़दीक जाके कितने लोगों ने देखा? यमुना की पीड़ा को किसने समझा? यमुना के किनारे पैदल कौन चला? चाहे वो 10 ही कदम चला, मैंने तो 4 बारी यमुना को पैदल चला। यमुना संसद के माध्यम से भी यमुना का आंदोलन किया तब भी, और जब भी कभी यमुना की बात होती है तो मैं यमुना पर पहुंचता हूँ। यमुना मेरी माँ है, हम सब की माँ है। यमुना को समझने के लिए, यमुना को जानने के लिए उसकी बायोडाइवर्सिटी को ज़रूर समझना होगा। यमुना के किनारे दिल्ली में क्या क्या है? आपने कहा 23 किलोमीटर है, कोई 26 बताता है, कोई 28 बताता है। तो कभी जब हम सड़क से चलते हैं तो वो 26 हो जाती है, नज़दीक से चलते हैं तो छोटी हो जाती है जी। तो सफ़र सुगम हो तो इसका मतलब नज़दीक से चलना होगा। तो यमुना को नज़दीक से जानना होगा। और यमुना दिल्ली की आत्मा है, धार्मिक रूप से, संस्कृति के रूप में, और वर्तमान में जीवनदायिनी के रूप में। आपके घर में कौन सा पानी आता है? हाँ, कौन सा पानी पीते हैं? आपके घर का जो मल है वो कहाँ जाता है? मूत्र कहाँ जाता है? यमुना में जाता है। वापसी पानी कहाँ से आता है? यमुना में। तो इस चक्र को समझने के लिए आपका क्या योगदान है? इस चक्र को आप समझेंगे कैसे कि आप गंदा पानी देते हैं, यमुना साफ देती है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या ठीक होने की क्या ज़रूरत है, कहाँ हमें ठीक होने की ज़रूरत है, ये सब समझने की ज़रूरत है जब आपका मानस तैयार होगा। इसलिए और ये मात्र मेरे को ही नहीं समझना, मेरे बुजुर्गों को भी समझना है जो घर में बैठे हैं, मेरे बच्चों को भी समझना है, स्कूल के बच्चों को भी समझना है, कॉलेज के बच्चों को समझना है, सरकारी दफ्तर के बाबू को भी समझना है, प्रेस में लिखने वाले पत्रकार को भी समझना है। सबको समझना होगा कि दिल्ली और यमुना के बीच में जो संबंध है वो ऑक्सीजन का संबंध है। एक हवा ऊपर से आ रही है। आप यकीन मानिए, अगर आपके घर में 4 दिन पानी नहीं आता, हाँ, तो उसके बाद देखिए आपको नहाने को पानी ना मिले, नहीं, सुबह ही पानी ना आए, सुबह ना पानी मिले तो क्या होगा जी? सब आपका पूरा दिनचर्या खराब हो जाएगा। आपको यमुना की सेवा करनी होगी। संरक्षण कोई बड़ा विषय नहीं है, संरक्षण तो सरकारें करेंगी, लेकिन यमुना की सेवा करनी होगी, और सेवा उस रूप में करनी होगी। सेवा का सबसे पहला जो मंत्र शुरू होता है वो सफाई से शुरू होता है। आप भगवान की सेवा करने के लिए बैठते हैं तो मंदिर में साफ करके बैठते हैं, आसन बिछाते हैं। तो यमुना की सेवा करने में सफाई में योगदान नहीं देंगे क्या? पॉलीथीन फेंकना बंद नहीं करेंगे, बॉटल फेंकना बंद नहीं करेंगे। सरकारों को भी जो सोचना है, वो STP प्लांट जैसे हमारी सरकारें लगाने जा रही हैं, अभी सरकार लगाएगी। तो पहला नियम जो है वो सफाई का है, पूजन बाद में है, संरक्षण तीसरा है, और फिर उत्सर्जन जो है वो सबसे लास्ट वाला है। जब कुछ देंगे तभी तो कुछ पाएंगे, कुछ पाएंगे। और यमुना में से कहीं भी जो है पानी बन नहीं रहा है, इसी को रिसाइकिल करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो औद्योगिक नाले गिर रहे हैं उन पे रोक लगे जी। फिर एक भाव जागृत हो कि मेरे को अपनी माँ से मिलने जाना है। हफ्ता में एक बारी, महीने में एक बारी, 2 महीने में एक बारी यमुना के तट पर जाइए, बैठिए, उससे बात कीजिए। अगर यमुना ने आपसे बात कर ली तो आपका सीधा कनेक्शन हो जाएगा। हम लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, आजकल बच्चों को भी सिखाने के लिए हम काउंसलर्स का सहारा ले रहे हैं कि बच्चे को सिखाइए जी, बच्चा बहुत बिगड़ गया। हम बिगड़ गए हैं तो हमारी माँ कौन से काउंसलर से सहारा लेगी? सही बात है, सही बात। यमुना हमारी माँ है ना, तो हमारे से कैसे वो किस काउंसलर को कहे कि इन्हें सिखाइए? हमें खुद से सीखना होगा।
जल संरक्षण में योगदान देना होगा, पानी का जल अनुशासन अपनाना होगा। जो साथी गाड़ी धोते धोते में 500 लीटर पानी हाँ, गवा पानी देते हाँ, हैं, चला देते एक फ्लश में जो अपने घर में है, अगर आपने फ्लश लगाई हो तो 12 लीटर पानी एक बारी में जाता है। हैं। मूत्र विसर्जन पे अगर आप बॉल वाला वो लगाते हैं तो आधे लीटर पानी में काम हो जाता है। अगर हम फ्लश करते हैं तो 12 लीटर पानी एक ही बारी में चला जाता है। और तो और बड़े बड़े गोल्फ कोर्स हैं जी, 16,000 गैलन पानी एक दिन में लग जाता है। तो ऐसी जगह पर पानी की कम से कम खपत हो, ये जल अनुशासन है जी। और जिस दिन हम अनुशासन में जीना सीख जाते हैं, हम साधु भाव में आ जाते हैं, और साधु भाव ही पूजा करने के लिए श्रेष्ठ है। तो यमुना के मामले में हम सबको साधु भाव पैदा करना पड़ेगा। आपने अभी एसटीपी की बात की, चूंकि आप सरकार में विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। एक ईटीपी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एसटीपी की बात तो सब लोग करते हैं, ईटीपी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यमुना के प्रति एक अगाध रिश्ता मैं भी जोड़ता हूँ। हम लोग कोरोना काल में देखे थे, घर से जो भी हम लोग उत्सर्जन करते थे, डिस्चार्ज करते थे, वो तो यमुना जी में जा रहा था। केवल दिल्ली की औद्योगिक इकाइयाँ बंद थी तो यमुना जी साफ दिख रही थी। तो कई बार मैं यह सोचा और कुछ विषय विशेषज्ञों से जाना कि यह केमिकल जो औद्योगिक इकाइयों से आता है वह ज़्यादा घातक होता है, उस पर भी नकेल कसने की या उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि इंडस्ट्रियल वेस्टेज केमिकल यमुना जी में ना आए, क्योंकि उससे जलीय जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको अपने पहले वाक्य में कहा था कि यमुना की जो इकोलॉजी की है, यमुना की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको समझना होगा। यमुना का उथलापन, यमुना के अंदर बालू कितनी रहनी चाहिए, जल प्रवाह कितना रहना चाहिए, वनस्पति कितनी होगी, अब और कौन कौन सी वनस्पति रहेगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो आएगा, उसमें ट्रीट होके आएगा तो वो वनस्पति जिंदा रहेगी। वो वनस्पति जिंदा रहेगी तो यमुना के पानी को ऑटोमेटिक शुद्ध करती चली हुई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो काई जमती है या जो खरपतवार चल रही है वो उसको साफ नहीं करती, वो उसको साफ करने में, उसके प्रवाह को प्रवाहमान करने में सहायक होती है। मैंने कहा ना कि हर आदमी में साधु भाव आना पड़ेगा। अगर मेरी फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है जो यमुना को प्रदूषित कर रहा है, तो जैसे मैं मशीनरी खरीदने जाता हूँ तो उस वेस्ट को शुद्ध करने की भी एक छोटी सी मशीनरी मेरे को लगानी पड़ेगी। इसमें सरकारें भी योजनाएं बना के अपना योगदान देंगी। दिल्ली सरकार यमुना को लेकर बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ रही है, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, करता भी हूँ, कि कितना भी सख्त कदम उठाना पड़े, हमने यमुना माँ को पूर्ण अविरल प्रवाह के रूप में दिल्ली को एक बारी प्रस्तुत करना है। यही हमारा आचमन है, यही हमारा समर्पण है, यही हमारा यज्ञ है, यही हमारा महायज्ञ है। देखिए, यही भावनाएं और संवेदनाएं यदि सभी के अंदर जिंदा रहेंगी तो मानवता बची रहेगी, मानवता भी जिंदा रहेगी। राजकुमार भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से, पॉजिटिव शख्सियत से, सकारात्मक शख्सियत से आपकी वो मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।